नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि हम किस आधार पर कहते हैं कि किसी देश में विकास अच्छा हो रहा है, कोई देश तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब आपको यहाँ पर हम याद दिला दें कि ऐसी कई संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो कि विभिन्न देशों में हो रहे विकास को मापने का कार्य करती हैं और उनकी अपनी परिभाषा है कि किस देश को हम विकसित देश को कहेंगे, किस को हम अविकसित देश कहेंगे। इसलिए हम लोग आज इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि विकास की परिभाषाएं या उनका मूल्यांकन कैसे करती हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है विकास की दृष्टि से। बाद में बनी ये संस्था 1965 में बनी, लेकिन इसने वास्तविक धरातल पर विकास के कार्य को हाथ में लिया। विकास के कार्य के लिए और भी संस्थाएं बनी थीं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसी समय चर्चा हो रही थी WTO की, जो कि बहुत बाद में बना। तो ये सारी संस्थाएं विकास के लिए बनी हुई हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये काम करती हैं। तो उसी तरह से 1965 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसकी स्थापना की गई और यह संस्था देशों को सहायता देती है, एक्सपर्ट एडवाइस करती है। आप अपनी मौद्रिक नीति में क्या चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंज कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, आपकी किसी पीछे जा रही इंडस्ट्री को कैसे संभाला जा सकता है। इस तरह विकास से जो जुड़े प्रश्न हैं और उनको सुलझाने के लिए अगर विशेषज्ञों की ज़रूरत है तो ये एडवाइस देती है और उसके लिए उचित व्यवस्था करती है। साथ ही साथ अगर आपके पास ट्रेंड हैंड नहीं है आपकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उसके बजट को बनाने के लिए, उसके विकास की योजनाओं के निर्माण के लिए, तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन करती है, जिससे कि विकास के कार्य को ठीक से गति दी जा सके और इस तरह से वो जो ज़मीनी धरातल है उस पर देशों की सहायता करती है, जिससे वो आवश्यक विकास कर सकें। और इसलिए उसको अपनी भी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं कि किस देश के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उसको किस तरह से सहायता की जाए। तो इसके लिए वो अर्थव्यवस्थाओं की इंडेक्सिंग करती है कि कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित है, ठीक ठाक मानी जाए, और कौन सी अभी अविकसित है, जिसे विकास की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा वो काम करती है। इट क्लासीफाइज कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके लिए वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है। देखिए, ग्रोथ को मेज़र करना बहुत आसान है, ग्रोथ यूनिडायमेंशनल है, लेकिन डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। इसके कई आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन 3 आयामों को लेकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंपोजिट इंडेक्स है और ये 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? अगर किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं तो वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होती है और जन्म लेने वाले बच्चे काफ़ी संख्या में धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं तो आदमी के जीवन की संभावना बढ़ती चली जाती है और वो 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 100 साल जिएगा,
एक बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ये तो नहीं सोचते कि ये मर जाएगा, वो तो सोचते हैं कि हमारा बेटा 100 साल जिएगा। तो ये जो हम प्रत्याशा करते हैं कि हमारे यहाँ आने वाली, देश में पैदा होने वाली हर संतान कम से कम इतने साल जिएगी, एवरेज इतने साल जिएगी, उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। और ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपके देश में स्वास्थ्य की रक्षा की सुविधाएं कैसी हैं, स्वास्थ्य के उन्नयन की सुविधाएं कैसी हैं। तो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है लोगों का स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, लोगों के जीवन की प्रत्याशा अच्छी है, तो उस देश को हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये देश विकसित देश है या विकास कर रहा है। दूसरा, स्कूलिंग ईयर्स इन लाइफ। अगर आप इसमें इंडेक्स के डिटेल में जाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में के डिटेल में जाएं, तो वहाँ पर वो 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो आपका तन, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रत्याशा, और दूसरा आप जीवन में स्कूल या शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्ष बिताते हैं। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा परिवार, पढ़ा लिखा समाज एक विकसित समाज होता है। तो अगर किसी समाज में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है तो वो अविकसित समाज है। और किसी देश में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो रही है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, बहुत से विषय हैं उनमें आगे बढ़ते हैं, तो उस देश को हम विकसित मानेंगे। तो इसलिए वो शिक्षा पर अपना ध्यान देती है कि इस देश के बच्चे या इस देश के नागरिक कितने साल तक शिक्षा से जुड़े रहे हैं, इसको ध्यान में रखती है। और फिर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। और इस तरह से इन 3 चीज़ों के आधार पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन इंडेक्स नंबर को तैयार करता है और उसी के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है देश का। In the classification system, developed countries are countries in the top quartile of the HDI distribution, 76 to 100 percentile. अब 2 शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब वो देश जहाँ तन, मन, धन या शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों उच्च स्तर का है। अब ये तुलनात्मक है दूसरे देशों की तुलना में जहाँ पर अच्छा है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जितने लोग हैं, जितने, जैसे इसमें ह्यूमन इंडेक्स नंबर में बनाने में 186 देशों को शामिल किया जाता है, उनके लिए इंडेक्स नंबर बनाया जाता है। तो ये 186 देश में से कोई देश सबसे ऊपर होगा और कोई देश सबसे नीचे होगा। तो इस जो पूरा 186 है, अगर इसको हम 4 भागों में बांट दें तो ऊपर से जो 25% तक के लोग हैं उनको हम फर्स्ट क्वार्टाइल में रखेंगे, यानी 186 का आधा करें और फिर चौथाई करें। तो ऊपर के जो चौथाई लोग हैं उनको ये डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। और उसी तरह से बाकी सबको जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, जिनका विकास हो रहा है, उसमें से कुछ बहुत नीचे के क्रम में है और कुछ ऊपर है जिनका विकास अच्छा हो रहा है। कुछ का तो विकसित हैं लेकिन बाकी विकास कर रहे हैं। तो जो विकास कर रहे हैं उनको भी वो 3 हिस्से में रखती है और परसेंटाइल के हिसाब से 51 से 75 तक को वो हायर ग्रुप मानती है, 26 से 50 तक को वो मीडियम ग्रुप मानती है और लो एचडीआई ग्रुप उसको मानती है जो सबसे नीचे रह गए। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देशों के विकास का मूल्यांकन करता है और उसके मूल्यांकन का आधार ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर वो ऊपर के 25% के देशों को विकसित देश मानता है और बाकी विकासशील देशों को वो अलग अलग 3 ग्रुप में रखता है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक भी क्लासिफाई करता है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना उस समय हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और सभी के बीच में आर्थिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक भी देशों का क्लासिफिकेशन करता है। क्यों? क्योंकि उसको उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना पड़ता है। देश वर्ल्ड बैंक पर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हमारे देश के विकास के लिए आप ऋण दीजिए। वो ऋण की व्यवस्था करता है। ब्याज दर वो गरीब देशों से कम लेता है और अमीर देशों से ज़्यादा लेता है। गरीब देशों को कम देता है ऋण और अमीर देशों को ज़्यादा देता है। बहुत से ऐसे निर्णय उसको लेने पड़ते हैं, इसलिए उसको अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। लेकिन उसका क्लासिफिकेशन यूएनडीपी की तरह जटिल नहीं है। 3 चीज़ों को उसने नहीं लिया, स्वास्थ्य को नहीं लिया, शिक्षा को नहीं लिया, उसने केवल क्या लिया? धन को लिया, यानी पर कैपिटा इनकम को अपना आधार बनाया कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है, और इस आधार पर उसने विभाजन किया है। द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा। तो प्रति व्यक्ति जो आय है उसको उसने ध्यान दिया है। द GNI इज ग्रॉस नेशनल इनकम कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल डॉलर यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय कैसे तुलना कर सकते हैं? हर देश की मुद्रा अलग है। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। भारतीयों की आय रुपए में है, अमेरिकन की आय डॉलर में है। तो इसको तुलनात्मक कैसे करेंगे? और इसके लिए वर्ल्ड बैंक जब अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है तो वो अमेरिकन डॉलर, जिसे आप USD कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, उसको इंटरनेशनल मुद्रा के रूप में मान लेता है कि ये मुद्रा जो है यही सबका मूल्यांकन करेगी। यानी अगर भारत में किसी व्यक्ति की आमदनी 740 रुपया रोज हो, 740 रुपया रोज हो, तो उसको वो क्या करेगा? 740 कहो या $10 कहो, क्योंकि 74 रुपये का एक डॉलर है, USD है। तो इस तरह से वो भारत या जापान या सभी देशों की मुद्राओं में नापता तो है, लेकिन उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट करता है। अब डॉलर में कन्वर्ट करने का 2 तरीका है। जैसे हमने अभी आपसे कहा 740 रुपये $10 हैं। ये कौन सा तरीका है? ये एक्सचेंज रेट पे, क्योंकि $1 जो है 74 रुपये का होता है और इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन एक दूसरा तरीका है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मुद्रा के जो विनिमय दर है इसको तय करने का एक तरीका है। मुद्राओं से कितना सामान खरीदा जा सकता है, अगर इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत में 1 किलो दूध 10 रुपये का मिलता है या 50 रुपये का मिलता है, 50 रुपये मान लीजिए, और अमेरिका में 1 किलो दूध $1 का मिलता है, तो एक्सचेंज रेट में तो अभी आपने देखा कि 74 रुपया और $1 बराबर होते हैं। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में 50 रुपया $1 के बराबर होगा, क्योंकि $1 की परचेजिंग कैपेसिटी
1 लीटर दूध है और भारत के 50 रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी 1 लीटर है दूध है। तो इस तरह से जब परचेजिंग पावर की तुलना करते हैं तो उस देश की वास्तविक स्थिति का हमें पता चलता है, और इसीलिए यहाँ पर एक्सचेंज रेट को ध्यान में नहीं रखता, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देशों की आय को निकालता है। द मोस्ट करेंट वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन बाई GNI पर कैपिटा अपडेटेड जुलाई 1 ऑफ एवरी ईयर आर एज फॉलोज। अब ये तो इनकम हर साल बदलती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए उसको परचेजिंग पावर पैरिटी एक ही रहे। भारत में दूध सस्ता हो सकता है, अमेरिका में दूध सस्ता हो सकता है, परचेजिंग पावर पैरिटी बदल सकती है, और इसलिए वो हर साल 1 जुलाई को इसको एक बार फिर मूल्यांकन करता है और तय करता है कि किस देश को किस वर्ग में रखा जाए। नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण ये है कि लो इनकम उन देशों को कहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1025 से कम है। कौन $1025 क्या सालाना, एक दिन का नहीं। और मिडिल इनकम उसको कहते हैं जो $1026 से $4035 तक है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ उनको कहते हैं जिनकी आमदनी $4036 से $12,475 है, और हाई इनकम उसको कहते हैं जिनकी आमदनी $12,476 से ज़्यादा है। ये आंकड़े, ये डॉलर जो हमने आपको बताया, ये बदलते रहते हैं। इसलिए जब कभी आप अपने तैयारी करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करने की, तो आपको देख लेना चाहिए कि किस वर्ष में ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। ये बदलते रहते हैं। हमारे पास जो हमने आपको लिखाया ये लेटेस्ट है, मेरा ख्याल है ये 19 या 20 का होगा, ऐसी स्थिति है। और इसमें एक बात और, लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज आर यूजुअली रिफर्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमीज। लो कौन सा है आप देख रहे हैं, इनमें 4 में लो है, और मिडिल इनकम यहाँ तक, लोअर मिडिल इनकम और यहाँ तक, इसको हम कह सकते हैं लो इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम, यानी $4035 प्रति व्यक्ति की आमदनी से जो देश कम उत्पादन करते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, और अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप को हम कह सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है। वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि विश्व बैंक के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई, और इसका उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्राएं हैं और उनके एक्सचेंज रेट को किस तरह से बनाए रखा जा सके, और अगर किसी का भुगतान करने में दिक्कत आ रही हो, किसी को किसी का पैसा चुकाना हो और उसके लिए उसके पास डॉलर ना हो, तो डॉलर या SDR ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए ये संस्था बनाई जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्लासिफिकेशन बहुत तरह के देशों में बांटता है, लेकिन हम उसमें वहाँ पर उनको हम एडवांस कंट्रीज़ और मेजर एडवांस कंट्रीज़, मेजर इमर्जिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग इकोनॉमीज़, इस तरह से अनेक भागों में बांटते हैं, तो इसको भी जान लेना अच्छा होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय the IMF is
पर कैपिटा इनकम लेवल, जिसको हमने आपको समझा दिया कि प्रति व्यक्ति आय, अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी पर भी हो सकती है, एक्सचेंज रेट पर भी हो सकती है, जो भी हो, पर कैपिटा इनकम का ध्यान रखता है। और दो नए तरह के वेरिएबल्स को वो कंसीडर करता है। एक है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी आपके देश के विकास के बारे में सूचना देता है। अब आप कहेंगे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम क्या केवल एक तरह की चीज़ और किसी एक देश को ही भेजते हैं, या हम किसी एक देशों के समूह को ही भेजते हैं। मान लीजिए अगर भारत केवल खाद्यान्न का निर्यात करता है तो निश्चित रूप से यह एक विकसित देश नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि एक खाद्यान्न भी निर्यात करता है, गाड़ियाँ भी निर्यात करता है, कपड़े भी निर्यात करता है, टेक्नोलॉजी का भी निर्यात करता है, मेडिसिन का भी निर्यात करता है, तो इससे पता लगता है कि ये देश आगे बढ़ रहा है और उसके प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए वो दुनिया के विभिन्न देशों को भेज पाता है और विभिन्न वस्तुएं भेज पाता है। तो वो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को भी एक तरीका मानती है। लेकिन एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का इंडेक्स तैयार करना एक जटिल काम है। और तीसरा, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत हमारे जैसे भारत का रुपया है, भारत के रुपए का विश्व के मुद्रा बाजार में या विश्व के पूंजी बाजार में बहुत मान नहीं है। इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है, रोज़ घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारा बहुत से देशों से संबंध है, दुनिया के बहुत सारे देशों से हमारा संबंध है। और इस तरह से विश्व का जो फाइनेंशियल मार्केट है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि फाइनेंस के मामले में पैसा देने लेने और की व्यवस्था में, फाइनेंस उपलब्ध कराने में अगर कोई देश आगे, जैसे अमेरिका दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा विनियोग करता है, लोग अमेरिका में विनियोग करते हैं, लोग चाइना में विनियोग करते हैं, चाइना दूसरे देशों में विनियोग करता है। लेकिन अगर आप देखो कि पाकिस्तान में, तो आप देखोगे कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इच्छुक नहीं होते कि वहाँ पर पैसा लगाया जाए, या पाकिस्तानी बहुत से देशों में पैसा लगाते हों, उनके पास बहुत अमीरी हो और दूसरे देशों को पैसा भेजते हो, ऐसा नहीं है। तो जो देश दुनिया के देशों से लेन देन करता है, वित्तीय संबंध उसके हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि वो विकसित देश हैं, तभी ऐसा होता है। और इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान दिया है, द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब इन तीन आधारों पर वो अपना निर्णय लेते हैं कि कौन से देश विकसित हैं और कौन से देश विकसित नहीं हैं। और उस तरह आधार पर वो देशों को बांटते हैं एडवांस इकॉनमीज और इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकॉनमीज। भारत क्या है? भारत एडवांस इकॉनमी नहीं है आईएमएफ की परिभाषा में, क्योंकि उनको भी अपनी नीतियां बनानी पड़ती हैं, उनको भी कंट्रीज़ को क्लासिफाई करना पड़ता है, किस ग्रुप में रखा जाए और कौन सी नीति उस ग्रुप के लिए बनेगी। तो भारत क्या है? इमर्जिंग इकॉनमी है। अमेरिका क्या है? अमेरिका एडवांस्ड इकॉनमी है। तो इस तरह से वो क्लासिफिकेशन करता है, आईएमएफ भी क्लासिफिकेशन करता है। एडवांस्ड इकॉनमीज आर सब कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एडवांस्ड इकॉनमी। ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ये सारे 7 देश जो हैं, ये क्या हैं? मेजर एडवांस्ड इकॉनमीज। और कुछ देश नए बढ़ते चल रहे हैं, उनको वो कहता है न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड एशियन इकॉनमीज। चाइना को आप उसी में रखेंगे, चाइना G7 का सदस्य नहीं है। अदर एडवांस्ड इकॉनमीज, इस तरह से एडवांस्ड इकॉनमीज को भी वो
2-3 भागों में बांट के ग्रुप बना लेता है और उनके साथ उसका व्यवहार उस तरह का होता है। उसी तरह से भारत जैसा देश इमर्जिंग इकॉनमी है, डेवलपिंग इकॉनमी है, तो इस तरह का एक क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा भी किया जाता है। तो अभी तक आपसे बात करने का, आपको बताने का मतलब ये था कि ये बहुत कठिन है कि किस देश को ग्रोथ बहुत आसान है। ग्रोथ को कहना साहब 5% ग्रोथ है, 7% ग्रोथ है, जीडीपी को देख लिया, एनएनपी को देख लिया और उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि साहब ग्रोथ ऐसी है। लेकिन डेवलप्ड है और कितना डेवलपमेंट होगा इसको मेज़र करना बहुत कठिन काम हो जाता है और इसलिए एक कंपोजिट इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना डेवलप किया है अपने तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से और IMF ने भी इसी तरह से एक क्लासिफिकेशन किया है देशों का, और ये सब आधार अलग अलग हैं। आइए अगला विषय देखते हैं, ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की। पहले तो ये होता था ना कि किसी देश का विकास देखना हो तो वहाँ की ग्रोथ रेट देखो, लेकिन ग्रोथ रेट विकास का सही मापक नहीं है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, सही मापक नहीं है। अगर किसी देश में उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन लोगों का जीवन स्तर नहीं ठीक हो रहा है, वितरण जो है वो असमान है, अधिकांश लोग गरीब हैं, 2-4 लोग अमीर हैं, तो अगर आप उनकी जीडीपी देखेंगे तो अच्छी दिखाई पड़ेगी, लेकिन देश के लोग खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं। इसलिए बाद में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया और उसी के आधार पर अब ये देखा जाता है कि कौन से देश का विकास कितना है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है तो कहा जाता है कि अच्छी बात है, और अगर उसमें भी रैंकिंग होती है, ह्यूमन इंडेक्स नंबर बढ़ता है लेकिन कुछ दूसरे देशों का बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अभी पिछले वर्षों में भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो बढ़ा लेकिन भारत की रैंक पीछे आ गई, क्योंकि दूसरे देशों ने अपने यहाँ अच्छे से काम किया था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत नहीं कर पाया था। तो इसको भी एक डेवलपमेंट पढ़ने वाले विद्यार्थी को जानना चाहिए और इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, कैसे बनता है। तो थोड़ी सी जानकारी उसकी भी हम लोग इसमें ले लेते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ ए स्टैटिस्टिक composite index of life expectancy, education, mean years of schooling completed and expected years of schooling upon entering the education system, and per capita income indicators। ये हमने आपसे इससे चर्चा कर ली है, which are used to rank countries into 4 tiers of human development। A country scores a higher human development index when the life span is higher। अगर वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, धन वैसे का वैसे है, शिक्षा भी मान लो वैसे की वैसे ही है, लेकिन अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, वो ज़्यादा साल जी सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ जाएगा। शिक्षा भी इसी तरह से अगर बढ़ जाए, धन ना बढ़े, शिक्षा बढ़ जाए, हर बच्चा स्कूल जाने लगे और ज़्यादा समय और ज़्यादा साल स्कूल में बिताए, फेल हो करके नहीं, आगे बढ़ता चला जाए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधर जाएगा। और उसी तरह से लोगों की आमदनी, लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ जाएगा। और इसको इस पर जोर दिया था और पहली बार अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसको बना करके प्रस्तुत किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। बड़े महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर और का जो विचार है और माइक्रो फाइनेंस का जो विचार है वो उसमें बहुत काम किया है महबूब उल हक ने। और उसके आधार पर अब आपको ये बता दें कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, बाकी सब तो इंडेक्स आप देखते होंगे, इंडेक्स नंबर तो 100 में होते हैं,
100 से 150 हो गया, 150 से 200 हो गया, 200 से हो गया। इसको 100 में नहीं 1 में मेज़र किया जाता है। और इसका कारण ये है कि ये 3 तरह के इंडेक्स पहले तैयार किए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स, एजुकेशन का इंडेक्स और पर कैपिटा इंडेक्स का। और फिर इनको मिलाने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का तरीका अपनाया जाता है और उसके कारण इसको इस क्रम में रखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा वो 1 होगा और जहाँ कुछ नहीं हुआ वो 0 दिखाई पड़ेगा। उस आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किया है देशों को 4 हिस्से में। पॉइंट देखिए, इसमें याद रखिएगा 800 और 1000 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 0.800 to 1.000। ये वो देश माने जाएंगे जहां पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। अब जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत अच्छा है। अभी 1-2-4 एग्जाम्पल अगली वाले इसमें आ रहे हैं कि किन देशों में अच्छा है, भारत का क्या है। तो इस तरह से 4 ग्रुप में बांटा हुआ है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। और इसका प्रकाशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, हर छपती है, उसमें इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हमेशा प्रकाशित किया जाता है। ये जो HDI की यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की कुछ चर्चा इसमें है और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से देश अच्छे हैं और भारत की क्या स्थिति है। तो उस पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के भी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि डेवलपमेंट का जब सवाल पूछा जाता है तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि किस देश का HDI इस साल में सबसे अच्छा था, भारत की क्या स्थिति थी, ऐसा पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नॉर्वे टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे बढ़िया नॉर्वे रहा और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग और आइसलैंड था। सिंगापुर 11वें स्थान पर था, सऊदी अरब 40वें स्थान पर था, श्रीलंका देखिए आपका पड़ोसी देश है, छोटा देश है, कम उत्पादन वाला देश है, कम आमदनी वाला देश है, लेकिन वो 72वें स्थान पे था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 72वें स्थान पे था और भारत 131वें स्थान पे था। मतलब बहुत पीछे है श्रीलंका से ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगर आप डेवलपमेंट और ग्रोथ देखेंगे, भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी से बनता चला जा रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर वो बहुत पीछे रह गया है, 131वें स्थान पर है। और ये स्थान पहले 129 था, अब उसमें गिरावट हुई लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ था, इंडेक्स बढ़ा था। India's status in Human Development Index, according to the report, India's Human Development Index value for 2019 is 0.645, which put the country in medium human development category, positioning at 131st out of 189 countries and territories. The report also said between 1919 and 19, India's HDI value increased from 0.429 to 0.645, an increase of 50.3%. 90 यानी 30 साल पहले जो भारत की स्थिति थी उसकी तुलना में अब भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट दुगना हो गया है। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लोग ज़्यादा शिक्षित हैं और भारत में प्रति व्यक्ति आय भी अब काफ़ी बढ़ गई है। आपने इस चैप्टर में ये जाना कि देश में, विश्व में देशों को किन आधार पर विकसित किया जाता है
और 3 बड़े आधार आप याद रख सकते हैं कि किसी भी देश का विकास देखने के लिए वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखा जाता है। दूसरा, वहाँ पर शिक्षा में कितने साल लोगों ने बिताए हैं, कितने शिक्षित लोग हैं, नॉलेजेबल हैं। और तीसरा, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय परचेजिंग पावर पैरिटी पर कितनी है। आपको इन सब चीज़ों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।